खलील साहब ने मुझे बहुत इंसल्ट कर दिया था। तो मैं ना खलील भाई बस कर दे। मैं रो पड़ा एक्चुअली वो उनकी डांट सुन के, क्योंकि अब्बा के दोस्त भी थे। यार थोड़ी कॉमेडी करें, मैं तो शो पे इसलिए था कि मुझे हंसाएंगे आप। पाजी एना नु कंगी दियो। मैं शायद कभी ये ट्राई कर लूं। स्विमिंग। अच्छा तैरना नहीं आता? तेरी ना के नहीं है। रोमांचिक तबीयत के मालिक हैं आप। मच सीरियस पर्सन, यू नो। बालों से पता लग रहा है मैं आप कितने सीरियस हैं। बट साहब घर भी जाना है प्लीज। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद नशाद और एक्सक्यूज़ मी बर्जी के साथ मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और एक और एपिसोड में एक्सक्यूज़ मी वेलकम। और जहां हम बात करते हैं लेगेसी की, म्यूज़िक की, तो पाकिस्तान के अंदर वाकई कमाल की लेगेसीज़ हैं म्यूज़िक के अंदर। इतने बड़े बड़े घराने हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं और उनका बॉडी ऑफ वर्क जो है वो वाकई ही एक अपनी मिसाल है। जहां हम बॉडी ऑफ वर्क की बात करते हैं, म्यूज़िक घराने के अंदर एक ऐसा नाम है जो वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नशाद साहब ने अपनी करियर के अंदर जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने 200 से ज़ायद गाने बनाए, जिसके अंदर मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी उनके गाने गाए। क्या आला वो सारंगी प्लेयर थे और मैं कहता हूँ कि वाकई उनकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद उनके साहबजादे वाजिद साहब, तो क्या उन्होंने महारत जो पियानो में हासिल की और उन्होंने जो गाने कंपोज किए और क्या खूबसूरती से उनकी जो लेगेसी है। और अब थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा कि वाह, आजकल कोई ऐसा ओएसटी नहीं है जिनके अंदर इनका गाना ना हो, कोई ऐसा ड्रामा नहीं जो इनके कॉम्पोजिशन छू के ना जाए। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपना ड्रामा हिट कराना है तो इनका गाना आपके ड्रामे का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। आज बहुत ही ठंड लग रही है इनको, ऐसी भालू वाली जैकेट पहन के आए हुए हैं नवीद नशाद साहब। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, बहुत ही ठंड लगती पई है ना यार। एडी ठंड। मैं तो हाले जुगत भी नहीं मारी, तुहानू ठंड लग गई। फीलिंग्स आ रही है ना। वाह, Vibes, वाइब्स, गुड वाइब्स। नवीद साहब, क्या माशाल्लाह इतना बड़ा घराना और वो लेगेसी, और उसके बाद आपने जुर्रत की कि अच्छा यार मैं भी उन म्यूज़िक बनावांगा, और उसके बाद आपने अपनी हम्बल बिगिनिंग स्टार्ट की। लेकिन हर एक के माइंड में एक ही सवाल है, ये बाल आपने कहाँ से कटवाए हैं? बाल मैंने 6 महीने से कटवाए नहीं है। वाह वाह वाह, लग रहा है कि बाहर है ना कोई शर्म दा झाटा आया सी तो ਤੁਹਾਡੇ वाल भी चले गए हैं। ये क्या हेयर स्टाइल क्या है ये, मुझे जरा बताएं, समझे भाई नहीं। एक्चुअली वो हुआ कुछ ऐसे कि सितंबर में कटिंग करवाई थी। उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे। उसके बाद एक कुछ ऐसा वीडियोस वगैरह करने मुझे अपने ओह, उस करेक्टर की डिमांड थी कि मेरे बाल को जरा क्या curly करे। क्या ठंडा बहाना मारा आपने। कैरेक्टर की डिमांड थी, मेरी सुस्ती नहीं, कैरेक्टर की डिमांड थी कि मैं यही हेयर स्टाइल रखूं। या आप एक्सक्यूज मी, मैं आपको इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए था। आई एम रेडी। ओके, वाह वाह वाह। सर, ड्रामा मैं समझना चाह रहा हूँ, जब आपके बड़ों ने फिल्म इंडस्ट्री को बनाया, फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया और एक बड़े से बड़ा फिल्म का गाना आया और आप ड्रामों में आ गए। बट जी बेसिकली जब हम लोग का स्टार्ट है सारा, तो फिल्म इंडस्ट्री रही नहीं उस तरीके से, फिल्म्स बनती नहीं है। हाँ, तो मौका जहाँ मिला वहाँ पे ट्राई किया, छक्का मारने के, यहाँ पे लग गया। फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक और ड्रामा इंडस्ट्री का म्यूज़िक में बड़ा फ़र्क आता है। एक तो फिल्म के अंदर जो सिचुएशन गाने आते हैं और आप डायरेक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि 4 से 5 गाने हर फिल्म में होते हैं, जबकि ओएसटी के अंदर एक ही गाना होता है और उसी ने पूरे ड्रामे को, 26 एपिसोड्स को उसी गाने ने डिफाइन करना है। एक्चुअली ये ज़्यादा टफ है ना ड्रामे का ओएसटी। तो 26 एपिसोड को आपने 3 मिनट के अंदर लेके आना है, वो आप मेरा गाना है या किसी भी कंपोजर का, तो ये ज़्यादा टफ है। फिल्म के पास देखिए सिचुएशंस तो वही है। हाँ, और मेरा तरीक़ेकार भी वही है कि मैं भी उसी पुराने तरीके से ही करता हूँ। अच्छा, डायरेक्टर साथ होते हैं सम टाइम और हारमोनी मेरा होता है या कीबोर्ड होता है, तो उस तरीके से करता हूँ मैं, पुराने वाले तरीके से। ऐसा नहीं था कि मैंने गाने 4 भेजे अब 4 ही पिक कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ। करेक्टर को समझ के एक्चुअली उसके साथ फिर आपने मूव करना होता है अपने गाने को लेके। अच्छा, ये बड़ा होता है कि आजकल हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के पास ना वो रेडीमेड
दुकान एक होती है कि बाजी ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ है, ਇਹ भी जोड़ा ਬਣਿਆ है, ਇਹ भी जोड़ा ਬਣਿਆ है, तो दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ फिट आंदा है। ये म्यूज़िक पे भी अप्लाई होता है क्योंकि बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं। होता है, लेकिन कोई गाना लग भी जाता है, कोई नई सिचुएशन पे फंसता। लेकिन गाना तभी फुलफिल करता है फिल्म की सिचुएशन को या ड्रामे की सिचुएशन को, अगर वो आपकी कहानी में फिट हो रहा है। उस तरह तो रैंडमली कोई भी गाना बनाता है, आजकल सभी बनाते हैं। हाँ। सब अच्छा भी बनाते हैं, कुछ मुझे से भी बना लेते हैं। तो वो लग जाए तो ठीक है। मगर कभी ये नहीं होया कि यार अच्छा, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है, म्यूज़िक जब बन भी रहा होता है और एक कंपोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाते भी हैं, एक कंपोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना बायस्ड होते हैं कि यार इस पे मेरी आवाज़ ही सूट करेगी, या आप गुलकार देख के गाना बनाते हैं? मैं गाना बनाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कौन सिंग करेगा, अच्छा। कौन गाएगा। वो चाहे राहत भाई हों या शफकत भाई या कोई भी सिंगर हो हमारे, पहले गाना बनता है, उसके बाद सिंगर डिसाइड होता हाँ, है। मगर हर सिंगर का सुर भी अलग होता है। कुछ गानों की डिमांड होती है कि यार वो बेस वाला आवाज़ आपको चाहिए और फोक मेलोडी और इस तरह की चाहिए। इतना पता किसे है यार? वहाँ भी है, ये भी बात सही है। कुछ चंद लोग हैं ना जो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि ऐसा ऐसा और ये, तो फिर कहते हैं ऐसा ऐसा तो ये, तो फिर हम देते हैं उसको वैसा वैसा वो। जैसे चालू वो चाह काम रहे कितना होते करते हैं? हैं। चालू काम कितना होता है? आज तक नहीं किया यार, बाकी खुदा की कसम आज तक नहीं किया। नहीं, ये कैसे हो सकता? बंदा कहना है अच्छा चलो अच्छी दिहाड़ी आंदी भी ला दो यार, दे दो। दिहाड़ी के लिए काम ही नहीं करता ना मैं, ये तो मेरा पैशन है। और फिर जब आप पे इतनी जिम्मेदारी हो फैमिली की, तो आप तो खुद भी इसी फैमिली से हैं यार, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कि अच्छा कर लो तो हाँ जी वड्या दा पुत्र करना इसी चंगा, पैड़ा हो जाए तो नलायक कूड़ है। ओहो। तो फिर आपको अपने लिए करना पड़ता है, यू नो, अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है। और मुझे नहीं पता करते भी हैं लोग, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी दूं बेस्ट दूं। अब वो चले ना चले वो बात की बात है। रिवाइंड थोड़ा करते हैं क्योंकि आपकी पहचान लोगों में आपका नाम एकदम आया जब आपने अलफ अल्लाह इंसान उसका OST किया। कैसे वो गाना आपके पास आया और किस तरह, क्योंकि उससे पहले आप गाना बना रहे थे मगर वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका ज़्यादा जा रहा था। लाहौर में जब तक मैं रहा, अभी भी खैर लाहौर में रहता हूँ, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में ही सिर्फ लाहौर की इंडस्ट्री में काम करता रहा, तो बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। कनीज़ एक ड्रामा था फैसल बुखारी साहब का, जो कि मेरे मोहसिन भी हैं, और फिर इस तरह एहसन ताली साहब के साथ भी करता रहा, बीना वगैरह ये वो, अब तो खैर नाम याद नहीं ड्रामास के, तो काम करता रहा। लेकिन जो रिकग्नाइजेशन जो मिली वो मुझे अपना हम टीवी का सीरियल था अलिफ अल्लाह इंसान, एहसन ताली साहब डायरेक्टर थे और शफकत अमन साहब ने गाया था। तो उस ड्रामे से मुझे काफ़ी रिकग्नाइजेशन मिली कि मतलब मेरा एक गेट खुला कराची जाने का। उसके बाद सिग्मा का प्रोजेक्ट था सुन यारा दानिश नवाज साहब का, वो गाना किया, वो गाना थोड़ा पॉपुलर हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ, मतलब उस साल नॉमिनेट भी हुआ मैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम। और फिर बीच में काफ़ी चीज़ें चलती रहीं, जियो की, AY की, और इस तरह हम टीवी की, तो मतलब एक अच्छा ब्रेड एंड बटर बन गया। लेकिन जो मेरा पहला हिट था अपना नेक्स्ट लेवल का, जिसने मुझे नवीद नशाद बनाया, वो था जा तुझे माफ़ किया। अरे सना, क्या बात है। यार सना बहुत टैलेंटेड है, वो बड़ा अच्छा काम लेती है। सना की मेरा ख्याल है वो वन ऑफ द न्यू प्रोड्यूसर्स में से, आई थिंक शी इज, एक तो हार्ड वर्किंग बड़ी है मगर वो पीछे पड़ती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पेन लेती है काम की, पेन लेती है। उसे म्यूजिक नहीं, हर चीज़ में ऐसी है वो। और बस मैं क्या तारीफ करूँ भाईजान, हुमायूं भाई ने ट्रेन किया हो तो फिर जाहिर ही बात है, आप समझे ना फिर। मगर अच्छा, आपका घराना माशाल्लाह किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जब इतने बड़े घराने में जिन बैठे हुए हैं, उनका साया तो पड़ता है, और उस साये के अंदर अपना साया बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत टफ है बट साहब, बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यानी कि उनकी मेलोडी से मेरी मेलोडी ना मिले, सबसे पहली बात है। लेकिन मैं उनमें से हूँ एक्चुअली, तो मेरे समवेयर कहीं ना किसी काम के अंदर मेरे दादा जान की भी है, मेरे अब्बा की भी वो झलक आती है एक्चुअली, और अब ज़्यादा आने लगी है, पता नहीं क्यों। मेरा ख्याल है, मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था जी देखें, वो झलक जो है ना, वो मेरी पहचान है, क्योंकि उनकी झलक मैं नहीं अगर करूँगा तो कौन करेगा। हाँ ऐसा भी है, लेकिन रास्ता अपना ही होता है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, आप भी करते हैं, आपको आइडिया इस चीज़ का कि हर बार नया करना है। हाँ, इट्स टफ। हाँ, पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने हमेशा से एक वो जो स्टिग्मा आता है कि अच्छा जी म्यूज़िक है गए तो मरासी है गए, सारा कुछ है, और ये हर एक के साथ होता है।
अब एक हम लोग दौर में रह रहे हैं जहाँ म्यूज़िक को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं और वो कूल फैक्टर हो गया, तो इन हो गया, यो हो गया। लेकिन जब आपने म्यूज़िक शुरू किया था, कितना टफ था इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि अच्छा यार यही मेरा ब्रेड एंड बटर होगा? भाई ये कभी कुछ सोचा ही नहीं मैंने। मैं सिर्फ काम किए, हम्म। क्योंकि मुझे करना ही ये था ना, एक्चुअली मुझे कुछ आता ही नहीं था, मुझे करना ही ये था। किस एज में आपने मौसीकी मतलब सीखना शुरू मैंने किया? एक्चुअली एक फिल्म थी मैडम शहीम आरा की बेटा, मोहसिन हसन खान साहब और रीमा थे उसमें, काफ़ी पुरानी बात है, तो बच्चा ही था मैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने गाना गाया उसमें। अच्छा। तो मुझे वहाँ से ना थोड़ा शौक होना शुरू हुआ। हाँ, फिर एवेन्यू स्टूडियो जाता था अब्बा के साथ, कभी अबू को खाना लेके, कभी किसी बहाने से। वो तो दुनिया ही और थी। तो वो चमक देख के ना कुछ अजीब सा अंदर से ना कुछ करंट लगता था मुझे कि यार ये क्या दुनिया है यार, हाँ हम किधर रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ भी तो आना है ना, काम करना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पैशन मुझे इस चीज़ ने बहुत दिया। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया बाकायदा। फिर मेरी जो बेसिक तालीम है वो मेरे वालिद साहब से ली, ज़ाहिर है प्रैक्टिकल भी डैडी के साथ ही किया, अपने अबू के साथ। उसके बाद जो स्ट्रिक्ट मेरे थे बाजूर? बहुत ज़्यादा डंडा फचा। नहीं, इस तरह के नहीं थे, इस तरह के थे मेरे चाचा अकबर नशाद, जिनसे मैंने बेसिकली तालीम ली है म्यूज़िक की, हाँ। नोटेशन वगैरह, कॉर्ड सिस्टम, और जो म्यूज़िक करते हैं लोग अंडरस्टैंड म्यूजिक करेंगे। थ्योरी होती है और वो सारा कुछ समझ गया। तो वो मैंने चाचा से ली, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे यार, वो तो मारते थे, और खैर छुट्टियाँ बहुत कर लेता था मैं, उस पे मार पड़ती थी। लेकिन मैं आपको एक सच बताऊँ, मैं बहुत टैलेंटेड था। कि मतलब बहुत था, आप हैं अभी भी हैं? नहीं यार, मतलब एक एज होती है ना वो सीखने का अमल, हाँ। अभी सीखने का अमल उस तरीके से नहीं है, तो वो मैं हर चीज़ यूँ 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 चुटकियों में कर लेता था, और वो हैरान थे इस चीज़ के लिए। यार आप यकीन करेंगे बट जी, मैंने 5 दिन के अंदर नोटेशन लिखना शुरू कर दी थी, और उसका लिख के पढ़ना शुरू कर दिया था सुरों के 5 साथ। दिन में? 5 दिन में, जो लोग 5-5 साल में मुश्किल से करते हैं। अरे कुछ वाह। जुनून था बट साहब, कुछ पता नहीं क्या था, अभी भी है, लेकिन सीखने के मराहिल की बात कर रहा हूँ। मगर गो टू इंस्ट्रूमेंट आपका कीबोर्ड ही है ना? जो हारमोनियम, पियानो, कीबोर्ड, कीज वर्क सारा, हाँ, कीज वर्क सारा। गिटार भी हल्की फुल्की अपने लिए बजा लेता हूँ बस। अच्छा, म्यूजिक ऑब्वियस सी बात है हर 5 साल बाद बदलता है। एक म्यूजिक की अपनी एक आइडियोलॉजी और एक इसका एवोल्यूशन है। हमारे पास पहले होते थे 6-6 मिनट के गाने, 7-7 मिनट के गाने, इंट्रो आ रहे, अंतरा, अस्थाई, ये वो ग्रैंजर, फिर बीच में इंटरलूड आ रहा है और ये सारा कुछ। म्यूजिक अब स्पेशली पॉप और जो आपका है 2-2.5 मिनट का हो गया। अब वो स्ट्रीमिंग की बात आ गई। अब लोगों के पास इतना टेम्परामेंट ही नहीं है कि जी 4 मिनट का 5 मिनट का सी गाना सुनिए। कितना हार्ड है उस चीज़ को इस चीज़ के अंदर समेटना? भाई पहली बात तो ये कि म्यूजिक म्यूजिक है। आजकल क्या हो गया है कि इंडिविजुअल गाना वो और म्यूजिक है, ओएसटी और म्यूजिक है, फिल्म सिनेमैटिक है वो और है, और जिंगल्स और है, लेकिन म्यूजिक सारा म्यूजिक ही है। हाँ। तो हम लोग क्या कि जो यो है वो इधर सजे खबे चले गए और म्यूजिक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे फिल्म का म्यूजिक करो, ड्रामा का सिचुएशन अगर मिल जाएगी तो वो परेशान हो जाएंगे। तो वो हमको ओन नहीं करते एक्चुअली, हम जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं या ड्रामा इंडस्ट्री से, वो उस म्यूजिक का जॉनर डिफरेंट कर चुके हैं, वो उसको म्यूजिक उस तरीके से समझते नहीं है। हाँ। ये पोस्ट में आ चुका है, वैसे टेक्निकल टर्म है सारा पोस्ट का जो काम कंप्यूटर पे जो हो रहा है। हाँ, वो इसको पोस्ट उन्होंने कह दिया है, और जो म्यूजिक है वो लोग कर रहे हैं, उसमें रैप भी है, उसमें फंक भी है। देखिए म्यूजिक, देखिए मेरे पास अगर कोई बंदा आता है, अगर आप आए कि आप फिल्म बना रहे हैं, नबी भाई एक पंजाबी गाना चाहिए फिल्म में, एक इंग्लिश गाना चाहिए, एक पख्तून पश्तो गाना चाहिए, तो मुझको तीनों काम करने हैं। मुझे ये नहीं करना कि यार ये पार्ट वीक है मेरा तो आप उससे करवा लें, ये पार्ट हाँ। मेरा अच्छा है, मुझे सब करना है। हाँ। अगर मैं एक लाइब्रेरी हूँ और आपको जो बुक चाहिए मेरे से मैं ना दूँ तो उस लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या? हाँ। Got it? बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह 4 भाई हैं आप लोग, एक बहन भी है आपने, मगर म्यूजिक सिर्फ आपने ही इसको परस्यू करना सीखा? छोटा है मेरा वासिफ, वो करता है मेरे साथ, असिस्टेंटशिप है और कंप्यूटर्स वगैरह देखता है, और मेरे जो बड़े भाई हैं कमर नशाद, वो लिरिक्स करते हैं, पोइट हैं बहुत ज़बरदस्त। कराची लाहौर की हमेशा से जंग रही है, जहाँ हम लोगों ने बात की है, हाय दुखती रखते में आने लगी हूँ। कराची और लाहौर की ये जो जंग रही है कि एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री जब यहाँ होती थी तो यहाँ लोग आते थे, यहीं से सारा काम हो रहा होता था। अब सारी इंडस्ट्री हमारी कराची चली गई हुई है और कराची की लॉबीज़ हैं। लाहौर वाले लोगों को कम एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्पेशली म्यूज़िक के अंदर भी और आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के अंदर भी। कितनी मुश्किल पेश आती है उस लॉबी के अंदर फिट होना? जब तक आप हिट नहीं होते तब तक सब मुश्किल है, जब आप हिट हो जाए ना
तो उसके बाद कुछ नहीं रहता मुझे। वैसे भी कोई कराची लाहौर में ऐसा खास कोई फ़र्क लगता नहीं है। नहीं, मगर आपने वो टाइम देखा हुआ है। बट जी उस वक्त भी इतना नहीं था। मुझे मेरे फैमिली के से बहुत प्यार करते थे सारे, जितने भी आपके एवरीडे पिक्चर्स हो गया या इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस थे हाँ। कराची में, और काफ़ी सारे लोग, एहसन तालिश, फैसल बुखारी साहब, सुल इफ्तिखार खान साहब, और पता नहीं सारे, तो उस तरीके से प्यार करते थे सारे मुझसे। तो मेरे लिए इतना टफ नहीं रहा, लेकिन स्ट्रगल तो हर बंदे की है ही। स्ट्रगल की जहाँ मैं बात कर रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत से म्यूजिशियंस ऐसे हैं कि जो वहाँ मूव हुए हैं कराची, क्योंकि उनको पता है कि यार अच्छा वहाँ जाके एक्सेप्ट होना ज़्यादा हमारे लिए है, वहाँ काम भी ज़्यादा है, और जो कि सच्ची बात है, सारे ड्रामे वहाँ से बन रहे हमारी हैं। म्यूज़िक फैमिलीज़ में ना डरपोक लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, किचन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अपना पैसा बचाने के लिए सम टाइम हम लोग चल मूव हो भी जाते हैं वहाँ पे, और फिर कि हमारी अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए कि हाँ जी नवीन अशाद हाजिर हो, और फ़ौरन जी मैं इधर मैं कराची में रहता हूँ, ये मेरा अपार्टमेंट है, हाँ, तो फ़ौरन आपको चाहिए। तो फिर हर बंदा ऐसा मूव कर गया है वहाँ पे, कुछ सेटल भी हैं, लेकिन होम जो उनका जो असल घर है वो लाहौर में ही है सबका। वो काम करते हैं, काम करके रहते हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं महीने में 15 दिन भर आता हूँ, 15 दिन यहाँ पे रहता हूँ अच्छा लाहौर वहाँ में। जगह है आपके पास? जी मेरा अपना अपार्टमेंट है। कले रहते हो? सम टाइम। अच्छा, तो रोमांटिक तबीयत के मालिक हैं आप? बिल्कुल नहीं, आई एम हाँ, मच सीरियस पर्सन, यू नो। नहीं वो बालों से पता लग रहा है मैं आप कितने सीरियस हैं। बट साहब घर भी जाना है प्लीज केड़े अपने। अच्छा भाई, फिर आपने अले फला जब आपका शुरू हुआ और आप नोटिस होना शुरू हुए, उससे बड़ी डिमांड्स आती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्टर्स भी बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जिनको म्यूजिक की समझ है। ज़्यादातर डायरेक्टर आपको गाना भेजते हैं, भाजी इस तरह का गाना बना दियो। अच्छा आपने कभी चीज़ नोटिस की है, लाहौरियों के साथ वो समझते हैं कि हम पेंडू हैं यार। वो तो है, वो मतलब कराची वाला जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं भाईजान आप। हम कहते भैये हैं। हाँ नहीं, वो देखें, क्योंकि हम पंजाबी हैं और पेंडू का मतलब होता है पिंड से, ठीक है ना। पंजाब तो बहुत बड़ा पिंड है, तो मैं तो इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, हाँ जी मैं तो हैगा ही पेंडू, पंजाब तो हैगा मैं। तो इस चीज़ को वो नहीं करना चाहिए ऐसी, मतलब कराची वाले जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है वहाँ, तो हमें उनको भी कहते हैं वाह ये बराबर में है। लेकिन मैं दोनों तरफ ड्यूल हूँ ना, क्योंकि मेरी वालदा कराची से हैं, मेरी मिसेस कराची से हैं, मेरे वालिद लाहौर के थे, तो इस तरह था। तो मेरा मैनेज है, मेरा कोई पकड़ नहीं सकता मुझे, आधा भैया आधा पंजाबी। हाँ, क्या आपने ड्यूल नेशनैलिटी ली है। अच्छा, जहाँ हम लोग ड्रामाज की बात करें, और आजकल तो ड्रामों की भरपार लगी हुई है, हर बंदा चाह रहा है कि जी ड्रामा बड़े से बड़ा हो। मेरे पास तुम हो की बात करते हैं। मेरे पास तुम हो का रिकॉर्ड जो है, जितना वो ड्रामा हिट था उससे ज़्यादा वो गाना हिट हुआ। ऐसे ना कहा करे, नदीम भाई नाराज हो जाते हैं। देखें, मैं हमसफ़र भी जो था ना, हमसफ़र ड्रामा हिट हुआ मगर गाना उससे ज़्यादा हिट हुआ, और गाना लोग ज़्यादा सुनते हैं, गाने की वजह से लोग ड्रामा भी देखते हैं, जो कि हकीकत है। मेरे पास तुम हो आज तक आप लगा लें, लोग ड्रामा नहीं इतना देखते जितना वो गाना सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये बात कहूँगा नहीं, क्योंकि नदीम भाई नाराज़ हो जाते हैं। नदीम भाई माफ़ करना यार, मतलब यार ये ना कहा कर इंटरव्यूज़ में जाके। मैं ओके नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है ज़रूर भाई। मैं आपको एक बड़ी एक अजीब सी बात बताऊँ, मेरे पास होमो के बाद मेरी ना जो क्लास थी ना वो बिजनेस क्लास हो गई थी एयरलाइन में। हाय हाय क्या बात। यानी मैं डायरेक्ट कहते हैं ना वो मोहन पिक चला गया था, पीसी चला गया था उस गाना हिट होने के बाद। फिर कैसी इत्तेफाकी बात, इंटरनेशनली इतना हिट हुआ गाना, संजय लीला भंसाली साहब ने बहुत तारीफ की, अरे क्या बात। सैफ अली खान साहब ने, अजय देवगन साहब ने, कपिल शर्मा ने, और बड़े किस्से हैं। और उस गाने की वजह से फिर मैंने मतलब गाना इतना सुना गया, फिर वॉर्नर ब्रदर्स के साथ काम किया मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, वो तो ज़रा बताया ना, वो कैसे आना हुआ और वार्नर ब्रदर्स वाला? वॉर्नर ब्रदर्स के साथ काम किया, फिर सूफी स्कोर एक है इंडिया का। वार्नर ब्रदर्स का कौन सा प्रोजेक्ट था? वॉर्नर ब्रदर्स ने अभी क्या किया कि एशियन म्यूज़िक को कोलैबोरेट किया, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। तो जो उनको लगा कि ये बंदा कैपेबल है, इसके साथ काम करना चाहिए, और उनके साथ भी शायद कर रहे हो, लेकिन पहला तो मैं ही था। तो मेरे साथ उन्होंने 3-4 गाने किए हैं अभी, और आई एम टू मच हैप्पी हर लिहाज से, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अच्छी बात। और अचीवमेंट लगती है मुझको सब कुछ ये भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे पास तुम हो की अस्थाई कैसे आई?
नहीं मगर ऑब्वियसली बात है, नदीम ने एक आपको ब्रीफ दिया होगा। हाँ, नदीम भाई ने मुझे इतना ब्रीफ किया करेक्टर को कि मुझे समवेयर लग रहा था कि मैं दानिश हूँ। मतलब खाते पीते नहाते सोते मैं ये सोचता था यार इस बंदे के अंदर क्या दर्द है। खलील साहब ने पूरा गाना लिख के दे दिया था या पहले आहिस्ता से दिया था? नहीं, खलील साहब ने तो पहले गाना रिजेक्ट कर दिया था सुन के कि यार ये गाना मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट के लिए सूट करता है। हर बंदे का अपना ओपिनियन है। लिखा उन्होंने ही था ना? जी, खलील साहब ने लिखा। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कहते थे, उनको लगता था ऐसा कि वो नहीं, लेकिन जब उनको कन्वेंस किया, उनको मेलोडी भेजी, उनको सुनाया गया। हम कराची में बैठे थे, हुमायूं भाई के रूम में बैठे हुए। पहले कौन सा पार्ट आया था जो आमद हुई थी? यार खलील साहब ने मुझे बहुत इंसल्ट कर दिया था। तो मैं ना खलील भाई बस कर दे। तो वो मैं रो पड़ा एक्चुअली वो उनकी डांट सुन के, क्योंकि अब्बा के दोस्त भी थे। जाहिर बात है। तो अब जाहिर है मैं वैसे भी कुछ नहीं कह सकता। फिर वो खलील रहमान कमर साहब है, तो अब्बा की शक्ल आती थी कि यार अपने अंकल को मैं कैसे कुछ कहूँ, कुछ कहते हुए डर रहा था। तो वो फिर पता नहीं यार आप लोग माने या ना माने, मुझे लग रहा था कि राइट साइड पे दादा अबू खड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे अबू खड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगा यूँ कोई फ्रेम आया है मेरे दिमाग के अंदर। और आप यकीन करें बट साहब, मैंने विद इन 30 to 50 सेकेंड पूरा गाना गा के सुना दिया था। और मैंने बनाया कुछ नहीं था, मैंने कुछ कंपोज नहीं किया था वहाँ पे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब मुझे अपनी इतनी इंसल्ट महसूस हुई कि मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शायद ठीक कह रहे होंगे, मुझे नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत थे, लेकिन उन्हें शायद वो उनकी जो नाराज़गी थी वो मेरे लिए अचीवमेंट बन गई, एक टास्क बन गया यार कुछ करना है करना है करना है। तो वो फिर अल्लाह ताला ने ऐसी मेरी हेल्प की कि वो गाना मुझे ऐसा लगा किसी ने यूँ फ्रेम उतारा है मेरे, और लिरिक्स मेरे सामने थे, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। ओ यार नदीम भाई, नवीद ये रुक यार, ये सुना, हुमायूं भाई यहाँ से, इरफान भाई, खलील साहब। तो वो गाना बन गया इस तरीके से। और मुझे पता भी नहीं था कि गाना इतना हिट हो जाएगा, इतना लोग उसको प्यार करेंगे कि वो गाना मेरे लिए तो मेरी शनाख्त बन गया ना भाई। और मैं कहीं भी जाऊं तो उस गाने से रिकग्नाइज किया जाता है। हाँ। और उसके बाद जितने भी गाने आए, अगर आप जिक्र करें खुदार मोहब्बत का, तो वो 300 क्लब में गया। वो पहला गाना सेवंस का एक प्रोडक्शन। अरे वाह। खुदार मोहब्बत 320 मिलियन पे। हाँ, वो फिरोज वाला जो ड्रामा फिरोज वाला। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये 4 साल 4 हैट्रिक्स और 2 लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी। 2 लक्स स्टाइल अवार्ड, फिर पीसा अवार्ड। उसके अलावा पिछले दिनों मुझे कैलिफोर्निया अवार्ड मिला खुदार मोहब्बत मेरे पास तुम हो पे, बेस्ट कारकर्दगी पे। पिछले साल ए आर रहमान साहब को मिला था, यस, और इस साल मुझे मिला है। और अभी आपने जेंटलमैन का भी गाना बनाया। जेंटलमैन का किया, जाने जहाँ का किया, और नेक्स्ट लेवल का सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही करता हूँ। बाकी भी सेवन स्काई का भी, सब लोगों का। हाँ, ये तो लोगों का भाग है ना कि भाई जी ये सना के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा ख्याल है आपका। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यार भाई। पहली बात हो मेरी बहनों जैसी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये हकीकत है। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ समीना भाभी की भी, हुमायूं भाई की भी। ये लोग मेरे फैमिली की तरह हैं। मतलब मैं कराची जाऊँ उन लोगों से ना मिलूँ, या घर पे वो डिनर ना करें, ये मुमकिन नहीं। और मैं को बात बताऊँ आपको, अब लेवल वो हो गया कि ना मैं पैसों के लिए काम करता हूँ उनके लिए, और ना ही शायद उनके लिए म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। मतलब वी आर पार्ट वन फैमिली। नवीद ये करना है, ना मैं कभी बहस करता हूँ किसी चीज़ के लिए, और ना वो बहस करते हैं। मैं जो कहता हूँ मान जाते हैं। और हमेशा से उनका बड़ापन भी है, उन्होंने हमेशा से आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है। मैं हूँ, वासे है, जो भी है, हम लोग मतलब हमें लगता ही नहीं कि यार हम लोग लाहौर से मतलब कहीं और जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह अब्दुल्ला भाई भी, असद कुरैशी भाई भी, सेवंस का है, वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं। प्यार सभी करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है मेरी। असद कुरैशी के साथ, सना शाहनवाज के साथ, एहसन तालिश के साथ। इतना सब कुछ करने के बावजूद हाल तक कोक स्टूडियो ने तानू नहीं बुलाया कि? है जी, हाँ जी भाई जी, ये है ना। वो क्या, वो जो नहीं है कोक स्टूडियो, एक वो जो कोक स्टूडियो होता है हमारा, जो एक छोटा सा है कोक स्टूडियो। क्या था कोक स्टूडियो? वो कहाँ होता है? मेरा ख्याल है ये पेखे पिंड में होता है कहीं। नहीं, मगर क्यों कोक स्टूडियो में क्यों नहीं हुआ अभी तक यार? बुलाया नहीं कभी यार, देख लो कोक स्टूडियो वालों। नहीं वाकई नहीं, आज तक बुलाया यार। मैंने वैसे कभी सोचा भी नहीं, मैंने कभी अप्रोच भी नहीं किया, और शायद उनको लगता होगा मेरे में टैलेंट कम है उस तरीके से जो वो करना ये तो चाहते वो हैं। बात ना हुई कि टैलेंट कम है। टैलेंट तो भाईजान है, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, इंसान का एक वक्त हमेशा अल्लाह ने लिखा हुआ है। एक वक्त आता है आपको अरूज भी मिलता है, और अरूज के साथ जवाल भी आता है।
मगर उस अरूज को किस तरह हैंडल करना है तो आपका जवाल अच्छा हो जाता है। ये तो बड़ों की बातें हैं। लेकिन कोक स्टूडियो हो जाए या वीलो हो जाए या कोई और भी इस तरह के जो भी आते हैं, अगर कभी इस तरह की ऑफ़र आए तो किस तरह अप्रोच करेंगे उसको? अपने टर्म्स पे करूँगा सबसे पहली बात तो। हम्म मतलब मेलोडी शेयर ज़रूर करूँगा उनसे, मतलब सुना मैंने ऐसा है, मुझे पता नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है कि वो मेलोडी लेते हैं और उसके बाद खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं और आपको साइड पे बिठा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी तो अपने किंगडम है ना बॉस, हम्म तो अपने तरीके से करना होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, हर कंपोज़र का और म्यूज़िक डायरेक्टर एक उनका कंफर्टेबल जॉनरा भी होता है, हालांकि वर्सेटाइल होना बड़ा ज़रूरी है। आपको फोक भी आना चाहिए, भंगड़ा भी आना चाहिए, कवाली भी आनी चाहिए। वो कौन सा ऐसा जॉनरा है जो आपका अपना है? जिस तरह मैं शराज उपल से भी मेरी बात हो रही थी तो कहता है यार मैं रोमांटिक गाने हमेशा और सैड गाने मुझे नेचुरली बड़े अच्छे आते हैं। उस तरह आपका क्या कंफर्ट जोन है जब आप मतलब कहते हैं कि यार हाँ मुझे लेट्स सपोज मुझे मुझे सैड गानों का बड़ा, या मुझे कव्वाली बड़ी नेचुरल आती है, तो आपका कौन सा कंफर्ट जोन कौन सा भाई मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ। है? हालांकि सारे गाने आपने रोने धोने वाले लिखे हैं। आप फंक बनवाए मुझसे, मुझे डिमांड ही कॉमेडी नहीं गाना आती। सुन बनवाए मुझसे, डिमांड भी है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आप एक्टर हो ना बट साहब, हम्म मैं आपको कहूँ कि आपने पंजाबी रोल नहीं करना, हम्म अगर आपको सिंधी करेक्टर मिले तो नहीं करेंगे क्या? हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मगर हाँ करूँगा। करना तो पड़ेगा ना आपको। तो हमारी फैमिली में ये नहीं है कि आपका फेवरेट वर्जन ये है, फेवरेट वर्जन ये है। मैं जैज़ भी करता हूँ, मैं जैज़ ब्लूज़ भी करता हूँ, मैं पॉप भी करता हूँ, मैं रॉक भी करता हूँ, मैं सैड सॉन्ग भी बनाता हूँ, सब बनाता हूँ। देखिए महारत इंसान को किसी चीज़ पे नहीं होती, हम्म वो सिर्फ़ रब है जो हर चीज़ पे काबिज़ है, वो उसको सब कुछ पता है। वो ही 100% है, कोई इंसान बेशक 100% बेशक। नहीं है। हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं ना। तो आप ये कहें कि मेरा फ़ेवरेट जॉनर कौन-सा है, तो सब मेरे फ़ेवरेट हैं, कोई एक नहीं। वो दीगर बात है कि ड्रामे के अंदर सिचुएशन होती ही सैड है, क्या कर लोगे तुसी? तंग नहीं आते कभी कि यार ये अच्छा फिर तो रोना लगाना? भाई यही तो चैलेंज है। लाइफ़ में जब आपने चैलेंज नहीं लिया तो क्या किया? ये बताएँ आप मुझे। आपको यकीन जानिए इस बात को कि आप अपने दिमाग का इतना ब्रेन चलाते हैं, इतने दिमाग से काम करते हैं और आपका 1/4 भी यूज़ नहीं होता। हम्म अभी है बैक दिमाग हम्म बहुत है। और क्या म्यूज़िक तो क्रिएटिविटी है ना यार। हम्म ये तो आपने यहाँ से पकड़ा, यूँ पकड़ा, आसमान में गए, बादलों सितारों को देखा। एनवायरनमेंट बहुत जो है ना वो आपको एक अस्थाई जो आपको डिफाइन करती है कि हाँ यार ये जो इस अस्थाई थी ना, मैं कभी भी सुनूं ना तो मैं खुद होता हूँ कि यार क्या अस्थाई है। वो गाना कौन सा है? हम्म जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी, दादा बू का गाना है, हाँ मेरी हसन खान साहब ने गाया था। मुझे ये गाना इतना पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकता। म्यूज़िकल अगर तरीके से देखें ना उसको, तो 3-4 सुरों के अंदर ग बात ख़त्म हो जाती है। हम्म कोई आपको तान सपाट, कोई सरी, किसी किस्म की कुछ कहना ही नहीं है। हम्म सीधा-सीधा गाना है, अच्छा है, फ़ील देता है। आपको भूल जाएँ, इतने तो बेवफ़ा नहीं, आपको भूल, ये मतलब मुझे मेरा गाना वैसे कोई इतना पसंद है नहीं अभी तक। क्यों? मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा कुछ करना है, जो किया वो गुज़र गया और बहुत बेस्ट करना है अभी, ये भी तो स्टार्ट है यार। क्या लगता है अभी तक आपको? वो आइकॉनिक नहीं आया गाना कोई? भई आप कह दो कि यार मेरे पास हो, खुदा मोहब्बत आपके लिए कौन है क्या, तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। हम्म मैं तो उससे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हम्म पता नहीं, मुतमईन नहीं हूँ मैं अपने, मतलब कोई म्यूज़िशियन अपने काम से मुतमईन नहीं होता, कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर। वो कुछ ना कोई दिल में खलिश रहती, यार काश कि इसमें मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता। हम्म समझ रहे हैं? तो एंड नहीं है। क्लासिकल हमारे जितने घराने हैं उनके अंदर एक जितनी अप्रिसिएशन भी है, मगर उससे ज़्यादा उनका एक दूसरे से टाकरा भी है। और घराने एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल शेयर नहीं करते। वो घराना कहता है मैं अच्छा हूँ, वो घराना कहता है मैं अच्छा हूँ, और वो आगे अपनी नॉलेज पास ऑन भी नहीं करते। मेरा ख्याल है कि क्लासिकल मौसीकी का डिमाइज का वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि वो नॉलेज पास ऑन नहीं की गई।
ये देखें, सबसे पहली बात है कि आप कितने अच्छे हैं आप तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो लोग कर सकते हैं। तो लोगों कहने देना कि ये फैमिली मगर ऐसी तुसी भी है। जानते हो ऐसे घराने यहाँ मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि भाईजान जो हम हैं फिर अब वो हम ही हैं। घर पर ही हैं फिर वो। मैं भी। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी हूँ? ये तो आप बताएंगे, ये बताएंगे ना कि मैं काम जो करता हूँ वो अच्छा है या नहीं है। हर इंसान तो घर से शाहरुख खान ही बन के निकलता है ना तैयार होकर, लेकिन कौन अच्छा लगता है वो तो दूसरे लोग बता सकते हैं, वो थोड़ी बता सकता है। ऐसा फैमिली, म्यूजिकल फैमिली की बात कर लें यार, कई सी चीज़ें हैं। अब मैं अगर गुफ्तगू को वो शुरू कर दूं ना तो लोग बोर हो जाएंगे कि यार ये म्यूजिकल फैमिलीज और ख़ास राग और चाल चलन तालों की बात कर रहा है। हाँ। तो भैया हमारे म्यूजिक फैमिली कई ऐसी फैमिलीज हैं जो पहाड़ी को राग कहते हैं, जो पीलू को राग कहते हैं, जो हमने अपने बड़ों से सीखा। इनमें से दोनों के राग है नहीं, ये तो ख्याल है दोनों। ये जंग है जो अभी तक चल रही है वैसे। यार। पता नहीं क्या है ऐसा कि अब ये कोई ऐसी किताब तो नहीं कि म्यूजिक पे किसी की ने ऐसी लिखी हुई कि म्यूजिक अमीर खुसरो साहब से जो निकला आ रहा है वो 2-4 राग ही बने थे उस वक्त। तो बांट तो बाद में गए, कुछ इंडिया ने अपनी शक्लें बना ली, कुछ पाकिस्तान वाले ने अपने बना ली। इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप देखें तो म्यूज़िक स्पेशली जहाँ फिल्मी म्यूज़िक आता है, फिल्मी म्यूज़िक उनका बहुत बहुत मैच्योर है शुरू से। हाँ, शुरू से। और जितने उन्होंने कंपोजर्स और जितने म्यूजिशियंस वहाँ आए, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े आए, लेकिन उन्होंने वो लेगेसी अपनी कंटिन्यू रखी। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करने दी। आइटम सॉन्ग भी बनता है, लेकिन आइटम सॉन्ग के साथ साथ एक अद्धा गाना ऐसा भी होता है जो आपको उड़ा के रख देता है। यार मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, आप जितने भी म्यूज़िक फैमिलीज देख रहे हैं अगर इंडिया के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी बड़े कंपोजर की कोई भी औलाद सामने नहीं आई अभी तक इंडिया में भी। वो चाहे ए आर रहमान साहब की फैमिली में से कोई उनका बेटा हो, तक नहीं आया। हाँ, नहीं लोग लक्ष्मीकांत बेलाल जी की कोई औलाद नहीं आई, मदन मोहन जी की कोई औलाद नहीं आई। ऐसा पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। मगर उनकी छाप नज़र आती है, हर जगह नज़र आती है। चाहे वो आर डी बर्मन साहब हों, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हों, मेलोडी काम अभी तक है और अभी तक चल रहा है। देखें, एक राग का चलन होता है ना, उन लोगों ने सही म्यूजिक को फॉलो किया। अब कोई भी सही राग तरीके से मेरखंड करेगा म्यूजिक की तो उसी स्टाइल का बनेगा, क्योंकि ना कॉपी वो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। भाई 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6। अपनी काउंटिंग कैसे बना सकते हैं आप? अब ये तो कहते हैं कि 2 1s are 2 2 2s are 3.5 कह सकते हैं। तो जो मेथड है, जो मैथमेटिक्स है उसके, जिसको हम अपनी लैंग्वेज म्यूजिक में मेरखंड कहते हैं। रा का जाना आना, आरोही अमरोही, वादी कौन सा है, समवादी कौन सा है, मतलब ये जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो कुछ अब किसी को जो म्यूजिकल फैमिली से उन्हीं को पता मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी आम बच्चे को पता भी नहीं होगा जो म्यूजिक, जो रॉक बजा रहे हैं, जो गा रहे हैं वो म्यूजिक उनको पता भी नहीं होना। लेकिन देखो भैया, आप लोग जो भी कुछ म्यूजिक कर रहे हो, आपको पहले अपना बेसिक जरूर पता होना चाहिए। अगर आपका नाम हारून है ना तो आपको लिखना भी आना चाहिए। तो म्यूजिक भी ऐसे ही है। अगर आप किसी चीज, जो आपने चीज बनाई है, यू हैव टू नो कि आपको कौन से राग में हो, क्या बीट है, क्या ये दिन का है, ये रात का है, ये पता होना जरूरी है। लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं है। फिर इंटरव्यू देखने के बाद यही कहते हैं कि यार ये क्या धक्किया न्यूज बातें कर रहा है, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ। तो उसको यहाँ पे स्टॉप करने पड़ जाए प्लीज यार। बस रब दी सौ मेरे यार ऐसे स्टॉप ला दे। अच्छा भाई, आपने बड़े बड़े हमारे म्यूजिशियंस, बड़े बड़े गुलकारों के लिए आपने गाने गाए, मतलब गाने बनाए हैं। राहत भाई ने आपके बड़े गाने गाए हैं। 26 गाना किया है अभी 3 दिन पहले, 26वां गाना है 3 सालों में। तो राहत भाई आपके एक तरह फेवरेट ही हुए ना फिर तो। राहत भाई बहुत फेवरेट है मेरे। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि एक होता है ना, जब आप कंपोज कर रहे होते हैं आपके माइंड में होता है कि हाँ यार ये राहत भाई ही गाएंगे, ये तो आमद होती है। मैं आपको फिर वही जवाब दूंगा, मैं राहत भाई का सोच के नहीं बनाता। मैं गाना बनाता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ ये शफकत अमानत भाई गाएंगे, अली ज़फ़र साहब गाएंगे, आतिफ असलम साहब गाएंगे, या राहत अली खान साहब गाएंगे, ये कोई भी और सिंगर है, नबील या अमानत अली। जहाँ इतने गुलकारों के साथ आप काम करते हैं, इनमें से ऑब्वियसली बात है राहत भाई के साथ भी एक ऑनर की बात होती है, मगर बाकी जो हमारे गुलकार हैं उनमें से किसके साथ आप वाकई कहते हैं यार अच्छा ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये भी बड़ा, मतलब उनकी अपनी इनपुट भी होती है जब एक दफ़ा मेलोडी बन जाती है? हाँ, समटाइम ऐसा होता है।
कभी कुछ ऐसी चीज़ आपके माइंड में नहीं होती, कोई सिंगर आपको अच्छा नवीद भाई कैसा कर सकते हैं, तो अगर तो अच्छी लगती है तो हम कभी सम टाइम रख भी लेते हैं और मोस्टली नहीं भी रखते। मगर कितने पर्टिकुलर हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिस तरह खलील साहब कहते हैं मेरी लाइन जिस तरह लिखी है वैसे ही होगी, उस तरह कई लोग इस तरह भी होते हैं म्यूजिशियंस, स्पेशली हमारे जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं कि भाईजान ये तर्ज इस तरह है, इसी तरह की होगी। भाई जो फाइनली डायफ्राम जो गाने का है वो चेंज ना हो, जो प्रूव हुआ है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने बनाया है, तो उसमें हल्की फुल्की 19 साढ़े 19 20 हो सकती है, कर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी तो कि अल्फाज भी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, तो मेलोडी वहाँ पे भी समटाइम चेंज करनी पड़ती है। आप जैसे लैंग्वेज में सौती कहते हैं, वो कभी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो समझ रहे ना। हाँ, और कुछ गुरुकारों के साथ आप नहीं अब काम कर रहे? मैं सबके साथ ही करता हूँ। कुछ सिंगर्स हैं जो अपने शोज की वजह से, टाइम की वजह से नहीं आ पाती, जैसे आयमा बेग हैं, वो बड़े कॉन्सर्ट्स कर रही है। वो जाहिर है यार, वो बिजी इतनी होती है कि वो भी अपनी जगह सही है, वो सच कह रही होती है कि नवीद भाई मैं नहीं आ सकूंगी, एक हफ्ते बाद कर लें। अब चैनल आपको पता ही है यार, सर पे तलवारें खड़े होते हैं कि यार ऑन एयर है, ऑन एयर है, ऑन एयर है, तो क्या करें, कभी इंतजार हो जाता है, कभी नहीं करते। लेकिन मुमना मस्तासन, आयमा बेग दोनों अच्छी सिंगर्स हैं, बाकी भी बहुत अच्छी हैं, बीना खान बहुत अच्छे सिंगर हैं। मेल मेलोडीज को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फीमेल मेलोडीज को हम कम देते हैं। आपके मुल्क के अंदर फीमेल सिंगर कम है ना, इसलिए ये भी नोटिस करें। हाँ, वो कम है क्योंकि एक वो टबू भी आता है ना, उसके साथ एक स्टिग्मा आता है, अच्छा है गाना लिएगी है। यार अब तो जमाना बदल चुका है, ये तो कौन कितने सा बदले है, जमाना वही अब है, नहीं, अब सोच नहीं, भी वही है अभी तक। अब नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं है। मैं भाई बताऊं, मैं हर महीने तकरीबन कोई ऐसे 5-7 रैंडम कॉल आते हैं कि जो कह रहे होते हैं हमें स्टूडेंट बना लें अपना। तो अगर मुझसे देखा जाऊं तो हर तीसरे घर के अंदर एक डांसर, एक सिंगर है जो गिटार पकड़े बैठा हुआ है, जो गाना सारे चाहते टिकटॉक हैं, पे जो नजर शायद, आते हैं अब सारे। हाँ ना। तो ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं अब। कहाँ आपको लगता है कि यार मैंने कोई ऐसा गाना कभी बनाया है कि जो हाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज किया? मुझे नहीं लगता मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ अपने काम के साथ। आई एम रियली रिस्ट्रिक्ट पर्सन अबाउट माई वर्क। जब मैं काम करूँ तो सिर्फ काम करूँ, फिर मैं अपनी फैमिली को भी नोटिस नहीं कर रहा होता। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये यार ये पागलों का काम है यार, ये पागलों का काम है अगर अच्छा काम करना है। ऐसे नहीं, आपको अपनी भूख प्यास सब कुछ छोड़ना पड़ता है जब तक आप काम में फंसे हुए हैं, अपने सर पे सवार करना पड़ता है। मतलब कोई कहे कि आपकी अचीवमेंट, आप अच्छा काम कैसे कर सकते हो, आप एक स्टार कैसे बन सकते हो, तो आपको काफ़ी कुछ त्यागना पड़ता है भैया, काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है, दुनिया से अलग होना पड़ता है। फैमिली को कितना टाइम देते हैं अपने स्केड्यूल में से? यार मैं पहली बात तो है कि सोता जल्दी हूँ मैं एक स्टूडियो में अगर हो भी तो मैं 11 बजे के बाद काम नहीं करता, बहुत कुछ चीज़ हो तो करता हूँ, 1-2 बजे सो जाता हूँ, 1 बजे तक, और सुबह अर्ली राइजर हूँ, 8 बजे उठता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का जब दिल चाहता है। वर्कआउट होता है। हाँ। अच्छा, वो किचन वाला वर्कआउट हो रहा है। अरे आप कोई भी समझे ना, यार नाश्ता कर लेता हूँ सुबह 9 बजे, फिर 11 बजे सिस्टम ऑन कर देता हूँ, फिर बीच में मेरी बेटी बहुत मेरा लखत जिगर है। सुरीलिया बच्चे अभी से हो रहे हैं ट्रेन के? नहीं, मर्जी है मेरे बच्ची की, वो अगर करना चाहेगी तो मैं रोकूंगा नहीं, उसको करे, लेकिन बहुत शैतान की नानी है यार। ओहो, अब्बा कहती है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लेबैक सिंगिंग और कमर्शियल सिंगिंग में बड़ा फ़र्क है। प्लेबैक के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जितने भी हमारे सिंगर्स हैं सारे मेन स्ट्रीम वाले हैं, प्लेबैक सिंगर्स हमारे पास कम है। इंडिया ने प्लेबैक सिंगर्स बहुत बनाए, हमारे पास प्लेबैक सिंगर्स अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास नहीं आ रहे। तो प्लेबैक सिंगिंग का आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर? भाई यार फिल्म्स बनती रहेंगी तो आते रहेंगे। वो प्लेबैक का मतलब क्या है, बेसिकली होता क्या है कि फिल्म के लिए जो प्लेबैक बस, करे। तो जब तक फिल्में अगर कम नहीं, मगर बनेंगी। प्लेबैक वाले सिंगर का फिर वो तलफ़ुज़ और एक्सप्रेशन भी अलग होता है। बट जी आप बहुत दूर वाली बातें कर रही, अभी सब कुछ तो नोटिस ही नहीं होता म्यूजिक जीनियस के साथ बैठ के हूँ मैं कि 1-2 तो नहीं गला यार, थोड़ी कर कॉमेडी करें। मैं तो शो पे इसलिए आता है कि मुझे हंसाएंगे आप। पाजी एना नु कंगी दियो। अच्छा बाल खराब हो गए क्या? कॉमेडी करेंगे, मैं तो थिएटर खोले है और यार भाईजान। मैं तो आपको शो इतना एंजॉय करता हूँ, बट जी भाईजान ये मजाकरात नहीं है, ये एक्सक्यूज मी है। एक्सक्यूज मी। नहीं देखिए, कॉमेडी तो तब थी जब आप ये जैकेट पहन के आगे थे, अब मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? वैसे जैकेट कहाँ से ली है, सच से बता।
कहाँ से? दुबई से। अच्छा, मैं समझा मैनचेस्टर वाली है से हाल तक जी मैनचेस्टर नहीं, वो नहीं है, वो गाड़ी में लटकी हुई है बल्कि मैनचेस्टर वाली। अच्छा, लटकी हुई हाल तक। अच्छा, हम तो अभी इंडिया यार वाले गाइस, ये मैनचेस्टर हम दोनों इकट्ठे थे और कनाडा में भी थे, वहां से दोनों शॉपिंग की थी। नाल ही कच्चा हो गया। पता नहीं केड़ा मैनचेस्टर मैनचेस्टर, वो मानसेरा वाला चेस्टर तो नहीं हैगा। 4 बजे। अच्छा भाई, हमारे इंडियन जहाँ हमारे मौसीका इंडिया की ओर आते हैं, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इंडियन से तो मुलाकात आपकी भी होती है और प्लस आपके फैमिली के भी टर्म्स हैं वहाँ, ये सारा कुछ। तो कभी कोलैबोरेशन और इस तरह की ऑफर्स वगैरह आई कि यार इंडिया के लिए भी गाने बनाए? अभी हालात जो है ना, अगर सही होते हैं तो काफ़ी कुछ है करने के लिए, काफ़ी कुछ है, मतलब मूवीज़ भी हैं और उनके टी सीरीज़ वगैरह, उनके मतलब ऑफर्स तो आई हुई हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह है, काफ़ी कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना कि बॉर्डर खुलता है तो तुसी में नाल ही जाओ ना चलांगे उत्थे ताज ओबराय ठहरांगे जाके, ताज ओबराय जाके ठहरांगे तो फिर की मतलब है, उत्थे फ्लैट ही नहींगा। फ्लैट ही। अच्छा, इंडिया से आप ऑब्वियसली बात है, इंस्पिरेशंस तो आती हैं। वहाँ के कोई ऐसे हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर जिनको आप भी लुक अप करते हैं, यार क्या बात है आज के नए दौर में? ए रहमान साहब, वो नए दौर, वो तो है ना। उनका म्यूजिक अभी भी नया है बट जी, सीरियसली। यार मैं अपने बाल देख लूँ, खराब तो नहीं हो गए और मुझे? नहीं, मैं वैसे ही कह रहे थे तवाला अच्छा, आ अच्छा, रहा की हो गया बेचारा, कॉन्शियस ही हो गया कि ए रहमान साहब हैं, विशाल भारद्वाज, शंकर एहसान लोय, सभी बहुत जबरदस्त हैं भाई, बहुत कमाल हो गए। अभी तो वहां पे भी चालू काम होता है ना यार, वो तो होता है, हर गाना अच्छा तो नहीं होता ना हर बंदे का। बेशक बेशक। जितने हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो एक और दुखती रग पे हाथ डाल देता हूँ। जी पेमेंट जी पेमेंट जो हमारे काम का जो फल होता है और वो सारा कुछ होता है, मौसीकारों को या वैसे बेचारों को कम पैसे मिलते हैं। बड़ा गाना बन जाता है यूट्यूब पे, वो करोड़ों कमा रहे हैं, मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, ड्रामा पता लगा है कि जी 300 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं आपके, और ये सारा कुछ, कोई रॉयल्टी वगैरह का कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब वंस जो आपने डिसाइड किया वही मिलेगा आपको। लेकिन इसमें तो किसी प्रोडक्शन हाउस का भी कसूर नहीं है ना, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि वन टाइम राइट्स ले लेते हैं सारे। देखे ना, ये एक तरह आपने गाना आप लोगों ने इतनी आवाज उठाई थी सब एक्टर्स ने कि जो यूट्यूब पर चलेगा कंटेंट, उसके चार्ज अलग होंगे, आज तक मिला कुछ आप लोगों को? नहीं, जब आप लोग की सुनवाई नहीं तो हमारी कैसे होती यार? मेरे मैंने तो एक्सक्यूज़ मी शुरू इसलिए किया था, मैंने कहा था यार मैं अपना कंटेंट खुद बनाना चाहता हूँ और खुद ओन करना चाहता हूँ। बट जी थोड़ी देर के लिए ना, आज से 1.5-2 साल पहले मुझे थोड़ी लालच हुई इस चीज़ की कि यार मेरे पास तुम हो इतना हिट हो गया, मेरे बाकी सारे गाने, मेरे हमसफर इस पे अवार्ड भी मिला, मतलब इतने सारे 200 क्लब्स में हैं, तो मुझे क्यों नहीं कोई पैसा मिलता? मेरे दोस्त यार मुझसे पूछते हैं, इंडिया वाले भी पूछते हैं, विशाल मिश्रा मतलब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और भी काफ़ी सारे, हाँ, जावेद अली, शेरा उनको गुजर, है उनको मिलते हैं। हाँ। तो मुझसे पूछा था एक दिन वो कि नवीद भाई वो आपको रॉयल्टीज किस तरह मिलती हैं? तो मैंने कहा कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता। तो उसके कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मिलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि आई गई होगी बात, किसी से बात की, उसने मुझसे 3 महीने 4 महीने काम ही नहीं करवाया, अच्छा जी, एक प्रोडक्शन हाउस ने। उन्होंने क्या, अल्लाह अल्लाह खैर चलो। हाँ, लेकिन फिर कहते ना कि अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है, उसके देने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। बेशक। तो फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने लगे तो ये वाली कमी पूरी हो गई। कहाँ, मतलब आप यहाँ पे 5, 7, 8, 10 सोचतीज कर लो तो उनका एक गाना बराबर है, इक्वल है। ये भी है, जहाँ कॉन्सर्ट्स वगैरह आप लाइव परफॉर्म भी अब आजकल कर रहे हैं। जी जी, बैंड बहुत रेयर, बहुत रेयर। हाँ, मगर नॉर्मली आप मतलब शफकत भाई के साथ भी अभी आपने करना है परफॉर्म? हाँ, ये कैसे पता आपको? भाईजान ने कि मैंने तो ताड़ी पीछे पीछे दी खबर है ये, यार ये तो अभी होना है, तो देख लें। ये आपको कैसे पता यार? मुझे टेक्स्ट आया था, किसका? जहाँ आप अपनी जैकेट छोड़ के आए थे। सही है भाई, सही है। नहीं, मगर शफकत भाई यार आजकल गायब हुए हैं। शफकत भाई मतलब उनको अब फिर से गाना गाना चाहिए, एल्बम वगैरह बनानी चाहिए। कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो, मैं भी कर रहा हूँ उनका काम। या बहुत अच्छे इंसान है शफकत, मैं बताऊँ क्या को, बात है, क्या बात है। वेरी वेरी हम्बल पर्सन। इतनी मुश्किलात भी होती है ना, वो इतने आसानी से समझा देते हैं, क्योंकि समटाइम से मशवरा ले रहा होता हूँ मैं शफकत भाई से, शफकत ऐसा हो गया, क्या करूँ, अब क्या करूँ?
नवीद भाई देखें इसको, इस तरीके से देखें, नवीद भाई नो कहना सीखें। हाँ, क्या बात है। तो शफकत भाई से काफ़ी कुछ सीखा है, और एक्चुअली ही इज़ अ वेरी, जिसे कहते हैं ना जेंटलमैन, वो है वो। हाँ, नहीं वो तो है भाई। जहाँ हम लोग करते हैं थोड़े बहुत एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी हम आपसे करने हैं, अगर आपने इसका जवाब नहीं देना तो आप एक्सक्यूज मी व्हाट्सअप कह सकते हैं। ओके, ठीक है ना। बट साहब मुझे बाल देखने देगा प्लीज़ यार। यार आप फोन दिखा ले अपना, वो जो आप देख रहे थे। अच्छा, हाँ ये देखें। उफ यार कटवाने पड़ेंगे वाला, आप मुझे इतना आपने मुझे तंग कर दिया ना, बेशक। हाँ जी, भाभी मुझे फोन करके कहेंगे अहमद भाई आपने बहुत अच्छा किया बाल तो कटवाए। इसके कहने भी बढ़ाए हुए वैसे। अच्छा जी। हाँ, आई लव माय वाइफ। ओके वाह वाह। सना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही मेरी आखिरी ख्वाहिश। कितने दुख से कहा ये नहीं, सही कह रहा हूँ। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी, एडा पॉज लायक। आई लव यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। जहाज कभी नहीं चलाऊंगा। मगर जहाज बन जाऊंगा। मैं शायद कभी ये ट्राई कर लूं। स्विमिंग। अच्छा, तैरना नहीं आता? ओए होए होए होए, तेरी नाक नहीं आई। ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਆਂਦਾ। ਓਏ ਓਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ कॉमेडी चाहिए थी ना, ਹੁਣ फिर फाड़ है। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने राहत भाई से सीखी। जी, मैंने सीखी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। अदब। हाय हाय, क्या बात क्या बात। एक चीज जो मुझे शफकत भाई की बहुत पसंद है, इंटेलेक्चुअल पर्सन, हम्बल पर्सन। अली जफर को इस चीज पे तवज्जो करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मतलब यार मुझे लगता है कि मैं बड़ी वो परफेक्ट है वो। अच्छा जी, नहीं मैं आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अली को बॉडी बनानी चाहिए। सब कुछ बना हुआ है उनका। हाँ ये भी है, ये भी है। अच्छा जी, मोमना मुस्तहसन की मुझे एक चीज जो नहीं पसंद। मुमना को काम करना चाहिए दोबारा से, आजकल बहुत रेयर कर रही है, पता नहीं कर रही। आयमा को अपनी ये आदत बदलनी चाहिए। नवीद भाई मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, ये कहना छोड़ दे। बस आ गई, बस आ गई। ओके ओके ओके। अच्छा जी, एक गुलकार जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। आप द प्रवीण जी। अरे क्या बात, क्या बात। सो अभी लोग हैं भाई वो, वाह क्या बात है। अच्छा जी, एक जिससे मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। जिसे मैं इग्नोर करना चाहता हूँ? हाँ। यार वो बहुत ही शोखा है कसम से, रणवीर सिंह, दीपिका का मियाँ। ਉਹਨੂੰ इग्नोर करना है। आहो चलो, पता नहीं की यार, वो है भी जंपा मारी आंदा बंदर जिहा। अच्छा जी, एक गाना जो काश मैंने बनाया होता। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, काश मैंने बनाया होता। हाँ। अच्छा, एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा। जो रीडू करना चाहूँगा यार, वो मुझे लगता है कि खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4 बनना चाहिए, और जब बनेगा तो मैं उसको रीडू ज़रूर करूँगा। अच्छा, उसी गाने को? उसी गाने को थोड़ा सा करके, चेंज करके। हाँ चलो ठीक है। एक अपना फिल्मी गाना जो मुझे बहुत पसंद है, फिल्मी गाना। फिल्मी गाना मेरा बहुत ज़बरदस्त था यार, वाकई में वो नहीं याद आ रहा। ले हो नहीं आ रहा, एक्सक्यूज मी हो गया। एक्सक्यूज मी हो गया। ओके चलो जी, एक्सक्यूज मी हो गया। एक डायरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, नदीम बेग। आहा, हम फिल्म की बात कर रहे हैं ना? जी फिल्म। हाँ, फिल्म के लिए नदीम बेग। चले, ड्रामे का मुझे कौन पसंद है? सब अच्छा काम करते हैं, ना, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो एहसन तालिश है। अच्छा, या भाइयों की तरह। ओके ओके। एक कराची का म्यूजिक प्रोड्यूसर जो मुझे बहुत पसंद है, शानी अरशद। ओह मैस्ट्रो, इज मैस्ट्रो। शानी भाई, नो डाउट नो डाउट। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मैं बदलना चाहता हूँ। जल्दी उठना मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए 12 बजे तक। अच्छा, मैं क्या शायद वाल कटाने, चलो खैर है। हाँ ये भी अच्छी बात है। एक चीज़ जो मुझे मेरी बीवी हमेशा कहती है और मैं नहीं करता, एक्सरसाइज। वेरी गुड। एक चीज़ जो मैं अपनी बीवी की बदलना चाहता हूँ, जल्दी उठा करो यार प्लीज। एने कर नहीं जाना। अच्छा जी, और मेरी लेगेसी क्या है? लोग मुझे किस चीज़ से याद करना चाहें? लोग मेरे म्यूजिक से याद करें मुझे हमेशा, प्लीज प्लीज। अच्छा जी, यस।
मौसीकी ने आपको क्या सिखाया? जीने का सलीका। हाय हाय हाय। और एक गाना जो मेरी जिंदगी को डिफाइन करता है वो कौन सा है? इस तरह नहीं। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। ये क्या गाना है बड़जी यार, उफ ये पाजी, अजीब, पता नहीं कहाँ ले जाता है गाना यार, ये कैसे बन गया। ये वहीं ले जाते हैं जिसको आप छोड़ के आए थे। नहीं, मैं किसी को छोड़ के नहीं आया बड़जी, करेक्टर है यार। क्या भाईजान, क्या मेलोडी बनाई है आपने, क्या बात लव यू ब्रो भाई। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं आपको 2 साल 2.5 साल बाद फिर से इंशाल्लाह बुलाना है, इंशाल्लाह और सर। तब हमने और बातें करनी है कि 2 साल के अंदर जो आप इंशाल्लाह हिट्स बनाएंगे। अल्लाह करे, होप सो। लेकिन मैं वाकई आप माशाल्लाह माशाल्लाह जिस घराने से आप बिलोंग करते हैं, जिन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, आप उनका नाम रोशन करते हैं अपने काम से, और अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह आप हमें खूबसूरत सैड मेलोडीज देते रहे। नहीं, हर किस्म की मेलोडीज दूंगा, अभी मूवीज भी काफ़ी कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा भाईजान कि मैं अपने नशात फैमिलीज में पैदा हुआ। मैं अपने दादा, अपने वालिद और मेरी आइडियल पर्सनैलिटी जो है वो मेरे अब्बू ही हैं। बेशक। मैं अपने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, ये कहने की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हूँ, मैं आज उनकी वजह से हूँ। आप सब चाहने वाले बड़ों की दुआओं के बाद। सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बड़जी, इजाज़त है? जी जी। म्यूज़िक हो या कुछ भी ऐसी फील्ड में आप जो भी करते हो, आने वाली हमारी जनरेशन के लिए देखें, बात सुने, दुनिया बदल जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ 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 माँ बाप का ख्याल किया करें। क्या बात। ये वो तोहफ़ा है अल्लाह का, जो आप कुछ भी कर लो, ये अगर चले जाए ना तो वापस नहीं आ सकते। बेशक। तो अल्लाह सबको, सबके वालिदैन को हयाती दे, ज़िंदगी दे। आमीन आमीन। जब तक आप लोग कर सकते हैं, इनके साथ इनकी खिदमत करें, इनको प्यार करें, इनकी ज़रा सी कही बात को इतना बड़ा करके प्रेजेंट करें। अगर वो कहते हैं ना, कुछ भी कहते हैं भाई, बस गो अहेड कर दो, सवाल ना पूछो, चाहे वालिद हो चाहे वालदा हो, और यही आपकी जन्नत है और यही आपकी ज़िंदगी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इलेक्ट्रा टीवी इनका हुआ ख्वातीन हज़रात। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना भी ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।